Hey guys, hi everyone. Good afternoon, adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to the new series, the new journey of income tax. Let's get going without any further delay, guys. आज मैं income tax का आगाज करने वाला हूं for CA and CMA students. बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को इस बैच में because you guys are gonna learn lot of new things. और मैं by the end of the batch I promise you that this subject will become your favorite subject, not because I am teaching it, but because this subject is solely based on logics. This subject will never ask you to mug up things. This subject will ask you to understand things, and once I make you understand the subject in the most easiest manner, उसके बाद कहोगे राठी जी कहीं से भी लाओ क्वेश्चन. We are there to help you out. We are there to solve out the questions. So let's get going without any further delay. आप लोगों के मन में जितनी बातें आए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. एंड उसके अलावा भी कभी रात को पढ़ते में कोई डाउट आए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है. You guys can ask me n number of questions and I'll be more than happy to help you out in every possible way I can. तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए गाइस. हाय रोहित, गुड आफ्टरनून. सब लोग मस्त हो, स्वस्थ हो गाइस. एवरीबॉडी डूइंग वेल, एवरीबॉडी कीपिंग वेल. आज हमें यहां पर मोटिवेट करने के लिए हर चैप्टर की शुरुआत में हम एक छोटा सा मोटिवेशन लेते हुए चलते हैं गाइस. और उस मोटिवेशन के थ्रू गाइस वी विल कैरी ऑन विद दैट एंटायर मोटिवेशन इन द एंटायर चैप्टर. एंड उस चैप्टर में अपन कभी भी वी विल नेवर लूज आवर गार्ड्स, वी विल नेवर पुट डाउन आवर गार्ड्स, एंड वी विल मेक श्योर दैट we put our best foot forward every single day. So it is very, very important for each and every one of us to ask each other as much as possible. Make this session a discussion session rather than राठी सर पटर पटर करे. आप लोग भी इक्वल पटर पटर करिएगा गाइस, मजा तभी आएगा. ऑल राइट. और यहां हमें मोटिवेट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो अब हमारे साथ नहीं रहे लेकिन इनकी कही गई बात ये बिल्कुल दिल को छूती है, तो उसको हम लोग यहां पर छोटी सी डिस्कशन करेंगे गाइस. क्या कहते हैं अटल जी? कहते हैं बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं. कहते हैं बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. तो अगर आप लोग मेरे साथ तैयार हैं कदम मिलाकर चलने के लिए, तो मैं विश्वास दिलाता हूं by the time you are done with taxation you will be a pro. You will be in a position to help others out. You will be in a position to consult other. जहां आप लोगों को इस सब्जेक्ट की हर एक एक प्रोविजन को मैं इतना डिटेल में विद अंडरस्टैंडिंग, विद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पल, स्टोरीज, क्वेश्चन आंसर राउंड, we're gonna enjoy this subject. तो I just want each and every one of you to feel good about it. कोई नई चीज सीखने जा रहे हैं, घबराइएगा नहीं. So we will have to come out of our comfort zone. I will make sure that you guys come out of your comfort zone, क्योंकि this is one subject that you guys might be learning for the first time. अभी तक दोस्तों आपके फाउंडेशन बेस लेवल पर आप लोगों ने टैक्सेशन से पाला नहीं पड़ा है, लेकिन अब पढ़ने वाला है गाइस. So let's get going without any further delay. और कोई भी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो अपन भगवान का नाम लेते हैं दोस्तों. तो एक बार मैं बोलूंगा गणपति बप्पा. आप लोगों को चैट बॉक्स में मोरिया लिखना, और मन से भी जहां पर भी है, जहां पर बैठे हैं, जोर से बोलिएगा मोरिया. तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. ऑल राइट, चलो जी गाइस. अब हमारा इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ इनकम टैक्स. एंड बिफोर आई गेट ऑन विद दिस चैप्टर गाइस, मैं आप लोगों को ना एक प्रोटोकॉल बताऊंगा गाइस, कि हम इस चैप्टर में द प्रोटोकॉल दैट वी आर गोना फॉलो, और उस प्रोटोकॉल के थ्रू इट विल बिकम इजी फॉर यू गाइस कि भैया अच्छा दिस इज हाउ द सिलेबस इज गोना कंप्लीट. ओके, आ जाओ भाई. सबसे पहले दोस्तों, इन एवरी सेशन विच इज ऑलमोस्ट 120 मिनट्स गाइस, ये करीब 120 मिनट्स का हमारा सेशन होगा. इसकी थोड़ा सा हम मोटापा बढ़ा देते हैं. हाँ जी, 120 मिनट्स का सेशन होगा, जिसमें से गाइस आपका पहले 5 से 10 मिनट्स गाइस, पहले 5 से 10 मिनट आई विल हेल्प यू आउट विद अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इनटू द प्रीसीडिंग सेशन. तो हम लोग पहले 5 से 10 मिनट, आज पहला सेशन है तो 5 से 10 मिनट में हमने मोटिवेशन किया. जब भी चैप्टर की नई शुरुआत होगी तब कुछ हम मोटिवेशन लेते हैं, तब हम रिवीजन नहीं करते हैं. लेकिन नॉर्मली डेज में गाइस इट विल बी
रिविजन ऑफ प्रीवियस सेशन, रिविजन ऑफ प्रीवियस सेशन. ऑलराइट गाइस. उसके बाद गाइस फॉर द नेक्स्ट 100 मिनट्स, अगले 100 मिनट्स के लिए गाइस, तो यहां पर देखिएगा गाइस, इसके बाद अगले 100 मिनट्स के लिए आई एम गोना हेल्प यू आउट विद न्यू प्रोविजंस. इसके बाद दोस्तों जो आपके होंगे यहां पर आपके न्यू टॉपिक्स होंगे, न्यू प्रोविजंस होंगे. तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद लेट्स से 105 मिनट्स टू 110 मिनट्स. उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को करवाऊंगा इनटू दिस बैच, एंड दैट इज द बुलेट रिविजन, जिसमें मैं आपसे ज्यादा 3 से 5 मिनट लूंगा. दिस विल बी बुलेट रिविजन गाइस. सर ये क्या है बुलेट रिविजन? बुलेट रिविजन में मैं आज के जो प्रोविजंस थे, ध्यान से सुनिएगा, आज के जो प्रोविजंस थे उन्हें एक लंबी सांस में बोलता चला जाऊंगा. हो सकता है मैं कभी कभी जानबूझ के बीच में गलत बोलूं. गलत इसलिए बोलूंगा सो दैट बच्चे जो मेरे साथ चैट बॉक्स में है वो मेरी गलती पकड़नी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी तो पूरी क्लास में मेरे साथ पढ़ा है, तो उन्हें भी मेरी वो गलती पकड़नी है और आपको चैट बॉक्स में बताना है. इनफैक्ट आप लोग दोस्तों टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, इन आफ्टर दिस 3 and 5 minutes गाइस, आप लोग दोस्तों लास्ट के 5 से 7 मिनट, या मैं बोलता हूं 7 to 8 मिनट्स, हम लोग डाउट्स ले सकते हैं ऑन कॉल. आपके पास ऑप्शन है टू रेज योर हैंड, आप लोग हाथ रेज कर सकते हैं. मेरे पास इंटीमेशन आ जाता है कि इस बच्चे ने हैंड रेज किया, एंड आई विल इनवाइट यू ओवर अ कॉल. वी विल हैव डिस्कशन, अपन बातें करेंगे गाइस. आपको जो भी डाउट है दोस्तों, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, डाउट्स ऑन कॉल. ऑलराइट गाइस, तो दिस विल बी आवर सेट पैरामीटर ऑफ कंप्लीटिंग द एंटायर सेशन. 120 मिनट्स हमारे झटपट निकल जाएंगे, आप लोगों को पता नहीं चलेगा. आज हम लोगों ने अभी ये सेशन स्टार्ट किया है 2:35, एंड 4:35 कब हो जाएगा? आप कहोगे राठी जी क्या बात कर रहे हो, छुट्टी होने वाली है? हाँ जी, ऐसे ही निकल जाएगा. लेकिन वो टाइम कब जल्दी निकलता है? बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स लॉजिकली. सेकेंड थिंग जिस चीज का आपको ध्यान रखना होगा गाइस, जब भी आप इनकम टैक्स करें या जीएसटी करें गाइस, इररिस्पेक्टिव कि आप सीए के बच्चे हैं या सीएमए के बच्चे हैं गाइस, आप लोगों को 2 रजिस्टर्स रखने होंगे. यू विल हैव टू कीप 2 रजिस्टर्स. आपको 2 रजिस्टर रखने होंगे. एक होगा दोस्तों आपका क्लास वर्क रजिस्टर. मैं बिल्कुल आपको हिस्टोरिकल कंसेप्ट की तरह ही पढ़ा रहा हूं गाइस, जैसे हम लोग स्कूल में भी करते थे. एक आपका क्लास वर्क रजिस्टर्ड होगा दोस्तों, जिसमें आप क्लास वर्क जो आप क्लास के टाइम ओपन करके रखेंगे, जिसमें आप दोस्तों क्या बनाएंगे? अपने नोट्स बनाएंगे साथ साथ, मेरे साथ साथ दोस्तों, प्लस यू विल बी सॉल्विंग आउट क्वेश्चंस जो क्लास में हो रहे हैं, जो आपकी थ्योरी बुक के क्वेश्चंस हैं. तो नोट्स प्लस क्वेश्चंस ऑफ थ्योरी बुक. और एक आपका दोस्तों, एक आपका होगा क्वेश्चन बैंक रजिस्टर गाइस. इसमें दोस्तों ये आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने ऑफ क्वेश्चन बैंक. तो आपको हर एक, जैसे इनकम टैक्स की 2 बुक्स होंगी, जीएसटी की 2 बुक्स होंगी, एक थ्योरी बुक, एक क्वेश्चन बैंक. हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आफ्टर 1 चैप्टर एंड्स, तो हम उस चैप्टर के खत्म होने के बाद एक फुल फ्लेजेड सेशन ऑफ 2 आवर्स सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं राठी जी, क्वेश्चन सिर्फ 5-10 क्वेश्चन नहीं है कि 2 घंटे में खत्म हो जाएंगे. क्वेश्चन तो 25-30 है, कई चैप्टर्स में 35-40 है. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आपको होमवर्क में करने होंगे. यू विल हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन बैंक इन होमवर्क. This is a regular batch. I will not ask you to do any scrutiny of the homework questions. You will have to do every question. It is only in case of fast track batch I will ask कि भैया 40 में से 25 क्वेश्चन ही कर लो, क्योंकि you don't have that much time. But today we have time. We're gonna use it. We're gonna do hard work every single day. We're gonna stay consistent. तो क्वेश्चन बैंक का एक सेशन मैं लूंगा, जिसमें मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करवाऊंगा. हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1, 4, 8, 12, 15, 17, 19, 23, जिसमें कुछ आईसीआई के मॉड्यूल के, आईसीएमआई के मॉड्यूल के, हमारे आरटीपी के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ये सारे क्वेश्चंस
आप लोगों के साथ डिस्कस करे जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए तो उसके बाद बाकी क्वेश्चंस होमवर्क में करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 सेशन क्वेश्चन बैंक का दोस्तों 1 सेशन विद SR सर, श्रेय राठी सर, रेस्ट आपका होमवर्क में जाएगा। तो आप लोग ये सोचें कि आपको होमवर्क नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, होमवर्क भी मिलेगा। अब बात ये आती है सर क्वेश्चन करते में डाउट्स भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहली चीज, आप लोग कभी भी क्वेश्चन करते वक्त सजेस्टेड आंसर नहीं देखेंगे। इट इज ओनली व्हेन यू आर होली डन विद द क्वेश्चन फिर सजेस्टेड आंसर देखिएगा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इट विल शूट योर कॉन्फिडेंस। मैच नहीं करता है तो अपनी गलतियां ढूंढेंगे विद द सजेस्टेड आंसर्स एंड वी विल ट्राई नॉट टू रिपीट द सेम टाइप ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना गाइस, हम सेम टाइप की गलती अगले क्वेश्चन में दोहराने की नहीं करेंगे। इट इज जस्ट दैट मैं चाहता हूं आप लोग गलतियां करें। जो बच्चा गलती नहीं कर रहा है मेरे को उसकी ज्यादा चिंता होती है, भाई तू पढ़ भी रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं गाइस। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दैट। तो गलतियां करिएगा बट ये कोशिश करिएगा अच्छा इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी है तो सेम टाइप ऑफ एरर शुड नॉट बी डन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको पहले ही मेंटली सेट ये कर दूं, थोड़ा सा रेडी कर दूं ऑन दिस फ्रंट कि आपके पहले 10 क्वेश्चन गलत होंगे। ऑफ एवरी चैप्टर यू गोना गो रॉन्ग इन द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो हताश नहीं होना है, छोड़कर भाग नहीं जाना है कि पता चले अरे हमसे तो हो ही नहीं रहा, अरे राठी जी बेकार हैं, इनसे तो पढ़ाइए, क्या पढ़ाते हैं, आंसर तो निकल नहीं रहे हैं। होगा दोस्तों, गलतियां करोगे, इट्स ओके टू गो रॉन्ग। लेकिन मैंने जैसा आप लोगों से क्या बोला कि अगर आपने 10 क्वेश्चंस का आमना सामना कर लिया, 10 क्वेश्चन से पास हो गए, 11th क्वेश्चन साइन नहीं आए तो बोलना 11वें क्वेश्चन पर जाके सक्सेस मिलेगी। पहला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन होगा जो आपका पूरा सही होगा, लेकिन शर्त क्या है कि पहले 10 क्वेश्चन से निकलना है और जो क्वेश्चन नंबर 1 में गलती करी थी वो 2 में नहीं करेंगे, जो 2 में करी थी वो 3 में नहीं करेंगे। Likewise, we will keep on improving, and by the 10th question, you will feel कि you have taken care of all the errors that you were doing. Be it in presentation things also. कितनी बार होता है कि बच्चे अच्छा लिख मतलब उनको आता सब है, 100 का अटेम्प्ट भी कराते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स 45, 50, 52 आते हैं। वहां पर आप और मैं सेटल होने वालों में से नहीं है गाइस। वी शुड एटलीस्ट बी सेटलिंग फॉर 70 एंड अबव। हमारा टारगेट ही इतना होना चाहिए कि 70 तो कहीं नहीं गए। अब उसके लिए दोस्तों हमें प्रेजेंटेशन अच्छे से करना होगा। प्रेजेंटेशन हम कैसे अच्छे से करेंगे, हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा। एंड खबरदार अगर किसी भी बच्चे ने ऑडिट करी मेरे सब्जेक्ट की, बी टैक्सेशन, इनकम टैक्स और जीएसटी, अगर आपने ऑडिट करी कि अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा इसका आंसर कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, अच्छा ये 4,50,000, पीछे देख रहा आंसर देख रहा, अरे मैच कर गया, ऐसे करना नहीं है, लिखना है। एंड दैट इज व्हाई आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियर कि क्वेश्चन बैंक का रजिस्टर अलग होगा। दोनों रजिस्टर 400 से 500 पेजेस के बीच में होने चाहिए और डिसेंटली वाले अच्छे वाला रजिस्टर लीजिएगा, बिल्कुल सस्ते वाले रजिस्टर मत ले लीजिएगा गाइस। दिस इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। ऑलराइट गाइस, सो क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हैं आज का आगाज करने के लिए? चलो भैया जी अपन स्टार्ट करते हैं गाइस आज का पहला सेशन, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। ये हमारा चैप्टर ओवरव्यू है। चैप्टर ओवरव्यू में आपका बेसिकली नथिंग बट इंडेक्स कि हमें इस चैप्टर से क्या क्या सीखने मिलेगा, ये स्कोप ऑफ द चैप्टर है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या लर्न करना है, समझना है गाइस। एंड देन कम्स द फर्स्ट सिनेरियो, व्हाट इज टैक्स, व्हाई टैक्सेस आर लेवाइड एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अच्छा गाइस, अगर आप लोग कहेंगे, अगर इफ यू गाइस इंसिस्ट एंड से नॉर्मली ई बुक्स तो मिलेंगी ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन कई बच्चों के लिए मैंने देखा कि उन्हें ना ये कलर नोट्स जिनसे मैं पढ़ाता हूं वो कहते हैं राठी जी शेयर कर दीजिए, पढ़ने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि ई बुक्स ना ब्लैक एंड व्हाइट है, बिल्कुल प्लेन सिंपल टाइप ना, हमेशा से चलती भी आ रही हैं, जो प्रिंट होके बच्चों के पास पहुंचती हैं। लेकिन ये कलर्ड नोट से ना पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, कुछ पिक्चर्स आते हैं, कुछ स्लाइड्स बनी हुई होती हैं। तो इफ यू गाइज इंसिस्ट, अगर आप लोग कहते हैं
तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर द ई बुक्स ऑल्सो ऑफ दिस कलर्ड नोट्स इफ यू गाइस से सो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो यहां पर आपके सामने 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला व्हाट इज टैक्स, दूसरा व्हाई टैक्सेस आर लेवाइड, एंड तीसरा टाइप्स ऑफ टैक्सेस। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला व्हाट इज टैक्स, देन टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड व्हाई टैक्सेस आर लेवाइड। तो एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट, मैंने जैसा कि बोला इट विल बी अ डिस्कशन सेशन। कोई है जो मेरी मदद कर सकता है इस पॉइंट को समझाने में कि सर व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, टैक्स का मतलब क्या होता है? एनीबडी हु विशेस टू आंसर मी दिस कि सर टैक्स का मतलब क्या होता है? यू गाइस कैन आल्सो रेज योर हैंड। हाँ जी गाइस, एंड यू कैन आंसर मी, आई विल इनवाइट यू ओवर द कॉल। आप लोग मेरे को बता सकते हैं जो भी आपके मन में आए, सही गलत की चिंता मत करिए, उसी के लिए आपने पैसे दिए हैं, तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। हाँ जी गाइस, सर टैक्स ना ये होता है हम सरकार को देते हैं, सरकार इस चीज को यूज करती है देश के डेवलपमेंट के लिए। वेल डन। टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज levied by the government on product, income and activity, जिसकी डेफिनेशन अपन नीचे देखेंगे गाइस। यहां पर देखिए व्हाट इज टैक्स, कहते हैं टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज levied by गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। तो अगर आप कोई कमाई करते हो, इफ यू अर्न एन अमाउंट ऑफ इनकम, तो उस इनकम का छोटा सा हिस्सा इज व्हाट वी विल हैव टू शेयर विद द गवर्नमेंट, जिसका हमारा ये सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। जो हमने कमाई करी, कमाई पर दिया गया कुछ हिस्सा, उसे हम इनकम टैक्स बोलेंगे। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अगर आप कोई खरीदते हो गाइस, तो क्या आप प्रोडक्ट पर भी टैक्स पे करते हो? हाँ जी सर, जो हम प्रोडक्ट पर टैक्स पे करते हैं, विच वी नॉर्मली इजीली कॉल इट एज जीएसटी। तो हम प्रोडक्ट पे जो पे करते हैं दैट इज जीएसटी, इनकम पे जो पे करते हैं दैट इज इनकम टैक्स, एंड एक्टिविटी इज बेसिकली द सर्विसेज दैट यू हैव अवेल्ड। आपने अगर कोई सर्विसेज ली है गाइस, तो उस पर जो आप टैक्स पे करते हैं दैट इज अगेन जीएसटी। ऑलराइट गाइस, अब पहली चीज ये आती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर फोकस करते हैं गाइस, जिसमें पहला आता है मैंडेटरी। मैंडेटरी का क्या मतलब है? देना ही पड़ेगा। अरे हम नहीं देना चाहते, व्हाट डू यू मीन बाय नहीं देना चाहते? ऑप्शन नहीं है आपके पास, यू विल हैव टू पे। नहीं 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 नहीं, आज तो मंगलवार है, ओ आज तो सोमवार है, कहने तो कहने नहीं, हम तो शिव जी का व्रत रखते हैं ना, व्रत के दिन ना हम लेते हैं ना देते हैं। मोदी जी कहते हैं मंगल को आ जाएंगे। अरे मंगल को तो मंगल को तो वो हनुमान जी का दिन है, वो तो उन्हीं के रौद्र रूप हैं। गाइस एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड। सॉरी गाइस, आई एम बैक। सो यहां पर ये यही चल रहा था कि मंगल को हनुमान जी का दिन है, बुध को गणेश जी का दिन है। ऐसे करते करते मोदी जी ने कहा भैया वो कौन सा दिन है जिस दिन तुम टैक्स देना चाहोगे? मुश्किल लग रहा है। मोदी जी हाँ, अगर आप 29 फरवरी को सोचे ना, तो मैं कभी कभी दे सकता हूं। कह रहे 4 साल में एक बार टैक्स देने की बात कर रहा है मोदी जी, स्मार्ट। फटाक से पकड़ लिया कि लीप ईयर है। मोदी जी ने कहा तुम साइड में आओ, तुम्हारे को तो हम बताएं, क्या ये आपको देना ही पड़ेगा? इज इट एन अमाउंट दैट यू विल हैव टू पे? क्या आपको पे करना ही पड़ेगा? द आंसर टू विच इज यस, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू पे। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, टैक्स क्या है? एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है जो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, फाइनेंशियल का यहां पर क्या मतलब हुआ राठी जी? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल आउट है? फाइनेंशियल मतलब रोकड़े में देना पड़ेगा। मैंने मोदी जी से कहा देखो मोदी जी अभी पैसे तो नहीं है, थोड़ा ना पैसों की किल्लत चल रही है, तो आप ऐसा करिए मोदी जी, अगर आपके बच्चे हो, ओहो सॉरी आपने तो शादी नहीं करी, बच्चे हैं क्या? मोदी जी कह रहे हैं बच्चे हैं क्या?
यहाँ देश की सेवा में हमने शादी नहीं करी, तुम्हें बच्चे चाहिए। मैंने कहा ठीक है ठीक है, कोई भी अगर आपके जानकार के बच्चे हों उनको मैं टैक्स फ्री में पढ़ा दूंगा। बताइए, देखो मेरे को आपको टैक्स का पैसा देना था ना, मैं टैक्स का पैसा नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं टैक्स की क्लासेस दे रहा हूं इन काइंड। मोदी जी ने गाल पे 2 हाथ रख दिए। मैंने कहा मारा क्यों मोदी जी? कह रहे फाइनेंशियल चार्ज आपको पैसों में देना पड़ेगा, बकवास मत किया करो राठी जी मेरे से, तो आपको पैसों में देना पड़ेगा। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? तो टैक्स क्या है? एक ऐसा अमाउंट जो आपको मैंडेटरली पे करना पड़ेगा। इट्स अ फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट? द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और बोथ? सर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ये बात सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है, लेकिन दोनों का हक होता है दोस्तों, दोनों का हक होता है, दोनों के पास पावर होती है फॉर जीएसटी। जीएसटी की पावर दोनों के लिए रहती है। तो क्या सब मेरे बच्चों को पहली चीज क्लियर हुई कि भारत देश में टैक्स का मतलब क्या है? अभी तो हमने सिर्फ ये समझा है कि टैक्स क्या मतलब होता है, मैंने इनकम टैक्स नहीं बताया है, मैंने सिर्फ टैक्स बताया। तो टैक्स क्या है? इट्स एन अमाउंट दैट यू विल हैव टू पे मैंडेटरली which is levied by the government, and this amount is generally paid on income known as income tax or product and activity known as GST. उसके बाद हम पहुंचते हैं guys on to the second point, which is types of taxes. There are 2 types of taxes guys. आप लोगों का सिलेबस भी जानते हैं, आप लोग 50-50 नंबर का है। DT, IDT, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स दोस्तों क्या, जिसका एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स, जिसका बर्डन पास नहीं किया जा सकता, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी पास, एंड यू विल हैव टू योरसेल्फ हैव टू बियर द बर्डन। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली दोस्तों जहां पर बर्डन पास किया जा सकता है, जिसमें जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा ये आता है। ऑलराइट गाइस, अब सर बर्डन कैसे, मतलब हम समझे नहीं है, बर्डन कैसे पास कर दिया आपने और इनकम टैक्स में बर्डन पास कैसे नहीं हुआ? लेट्स से दोस्तों, मेरा दोस्त चैट बॉक्स में रोहित, एक और दोस्त है मेहर, ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। तो मैंने रोहित को फोन किया और रोहित से कहा, रोहित भाई यार आपकी मदद की जरूरत है। रोहित कहता है, अरे तू मेरा दोस्त है यार, तेरे लिए तो जान दे दूं। मैंने कहा नहीं नहीं जान मत दे भाई, जान दे देगा तो काम नहीं आएगा ना आगे, तो यार थोड़ी सी मदद चाहिए थी। वो ना इस साल ना मेरा ना करीब 20 लाख रुपए की इनकम हुई। कह रहे अरे वाह यार, मेरी इनकम लगभग लेट्स से 20 लाख रुपीस की हुई, और इस पे जो टैक्स बन रहा है, इस पे जो टैक्स बन रहा है वो करीब 4 लाख रुपए का बन रहा है। कह रहे अच्छा ठीक है बात है, चलो बोलो। मैंने कहा यार वो ऐसा है ना, ये 4 लाख रुपए तू दे दे क्या सरकार को मेरी तरफ से, यार मेरा दोस्त है ना तू। कह रहे हेलो हेलो राठी जोर से बोलना, क्या बोल रहा था? अरे मैंने कहा 4 लाख रुपए दे देगा क्या? 4 लाख? अरे दोस्त है मेरा यार, लात क्यों मारूंगा मैं तेरे को? अरे 4 लाख नहीं, 4 लाख, लाख 4 lakhs, क्या तू मेरी तरफ से सरकार को पे कर देगा? हेलो। रोहित को आगे की कोई आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। हाँ जी गैस, क्या सुनाई देगी भी इसको भी? नहीं, इसने तो बिल्कुल मना कर दिया, ऐसा हेलो 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 करके फोन काट दिया नालायक ने। अब मैंने अपने दूसरे दोस्त मेहर को फोन किया। मैंने कहा मेहर यार तू तो मेरी दोस्त है ना? कह रहे हाँ राठी बोल, तेरे लिए तो जान हाजिर आ रहे। जान वाली बात मत करो, ये पिछला वाला भी जान ही दे रहा था, 4 लाख ना दे पाया यहाँ। अच्छा ये सुनो यार, ये इस बार ना मेरी 20 लाख की इनकम हुई, यहाँ किसी को बताना नहीं, यहाँ नजर लग जाती है। अरे यार ये 20 लाख पे ना ये 4 लाख का टैक्स था मेहर, ये आप मेरी तरफ से पे कर दोगी? मेहर कहती बस, मैंने कहा इतनी सी बात? मैंने कहा दोस्त तो ऐसा हो ना तो ना हो। मेहर कहती है हाँ अरे यार 4 लाख क्या, कोई बात नहीं, 4 4.25 भी पे कर दूं तेरे लिए। मैंने कहा नहीं नहीं बस 4 ही पे करना है।
चलो मैं 4 पे कर देती हूँ, है ना। अच्छा राठी सुन, मेरे को भी तेरी एक हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा बोल यार, तू मेरे लिए 4 लाख रुपए पे कर रही है। अच्छा रात को मोमोज लेकर आऊं 2 प्लेट, है चटनी एक्स्ट्रा लाल वाली तेरे को बहुत पसंद है लाल वाली चटनी एक्स्ट्रा लेकर, नहीं नहीं वो तो ले ही आना। उसके साथ ऐसा करना यार, मेरे को ना 20 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने कहा 20 लाख? हाँ 20 लाख तूने बताया ना तू कमाता है, तो वो 20 लाख मुझे दे दे और मैं उसमें से 4 लाख दे दूंगी। मैंने फोन देखा, मैंने कहा आर यू हाई? कह रहे भाई अगली बार जब फोन मत करना, फालतू की बातों के लिए फोन करता रहता है, खुद ने कमाई करी है, खुद टैक्स पे करेगा। जब मैंने 4 लाख रुपए देने की बात करी तो कहते हैं क्या बढ़िया दोस्त है, और जब मैंने तुम्हारे से 20 लाख रुपए मांगे तो एक ठेला नहीं निकल रहा राठी तेरे से। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों? यहां पर कमाई किसने करी है दोस्तों? हु हैज अर्न्ड दिस इनकम? ये इनकम किसकी हुई है? ये इनकम श्रेय राठी की हुई है, ये श्रेय राठी की इनकम है गाइस। तो इस इनकम पर टैक्स कौन देगा? वो श्रेय राठी ही देगा, चाहे मेरा कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। क्या वुड यू पे, चाहे हम चड्डी बड्डी फ्रेंड्स क्यों ना हो, क्या आप मेरे लिए टैक्स पे करोगे? द आंसर इज नो। एंड दैट इज वाई इसे बोलते हैं जहां पर डायरेक्ट टैक्स, जहां पर द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सर हाउ इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द बर्डन इज शिफ्टेड? मैं वो भी समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल गाइस, ओके। तो यहां पर एक आप लोगों के लिए एग्जांपल बना रहा हूं, एंड आई वुड वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल। ये हैं दोस्तों लेट्स से मिस्टर एम, मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना गाइस। मिस्टर हटा देता हूं, कोई ऐसे मिस्टर और मिस का हमें वो नहीं करना भेदभाव। उसके बाद दोस्तों ये हैं दोस्तों, एम ने सामान बेचा टू मिस्टर या मिस डब्ल्यू, होलसेलर। होलसेलर ने ये सामान आगे बेचा, टू रिटेलर, और रिटेलर ने फाइनली ये सामान किसको बेचा दोस्तों? फाइनली ये सामान बेचा टू कस्टमर, और कस्टमर ने इसे सेल्फ यूज कर लिया, सेल्फ यूज कर लिया। ऑलराइट गाइस, नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब एक इंसान दूसरे इंसान को सामान बेचता है तो वो सामान का पैसा तो लेता ही लेता है दोस्तों, वो सामान का पैसा तो लेगा ही लेगा, बट विल ही चार्ज एन एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी? क्या वो आपसे कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी लेगा? द आंसर टू विच इज यस, जिसका नाम होता है जीएसटी। तो व्हाट इज गोना हैपन इज, मैन्युफैक्चरर ने इस प्रोडक्ट के लिए 100 रुपए तो प्रोडक्ट के लिए लिए, लेकिन क्या उस पर एक टैक्स भी लगाया दोस्तों, जीएसटी। फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी में जीएसटी का रेट 10% ले रहा हूं, क्योंकि 10% कैलकुलेट करने के लिए हमारा हमेशा इजी रहता है। तो 10 रुपए। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट द मैन्युफैक्चरर हैड टू, द होलसेलर हैड टू पे टू द मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू परचेज द प्रोडक्ट? टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा? चैट बॉक्स में बताइए सब लोग। What is the total amount that the wholesaler had to pay to the manufacturer in order to purchase this product? It is 110, 110 रुपए दिया, लेकिन प्रोडक्ट की कीमत उसमें से 100 रुपए थी, 10 रुपए का जीएसटी अमाउंट था, 10 रुपए का एक टैक्स था, क्योंकि आपने सामान या सर्विसेज लेते हो तो उस पर एक टैक्स लगता है, उस टैक्स का नाम होता है जीएसटी। तो द होलसेलर पेड 110 रुपीज इन ऑर्डर टू परचेज अ प्रोडक्ट की वैल्यू 100 ही है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब होलसेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है गाइस, कोई भी फ्री का काम तो करेगा नहीं। तो होलसेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है, कोई भी फ्री का काम नहीं करेगा। होलसेलर अब बेचेगा टू रिटेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, जिसमें उसने 150 का प्रोडक्ट और 15 रुपए उस पर जीएसटी कलेक्ट किया, तो टोटल अमाउंट दैट ही कलेक्टेड वाज 165। टोटल अमाउंट जो हमारे रिटेलर भाई ने होलसेलर को दिए, दैट इज 165 रुपीज। अब नाउ इन दिस सिनेरियो गाइस, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, नाउ कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन कि इसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है।
जब होलसेलर दोस्तों सरकार को जाके टैक्स पे करेगा, होलसेलर दोस्तों कहां जाके टैक्स पे करेगा, सरकार को जाके टैक्स पे करेगा, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, व्हाट इज द अमाउंट दैट द होलसेलर इज गोना पे? कोई मेरे को बता सकता है? सर, इट इज द टैक्स दैट ही कलेक्टेड, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 15 माइनस द टैक्स दैट ही हैज पेड विच इज 10, जिसे बोलते हैं अपन आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट 10 रुपीज, एंड ही इज गोना पे 5 रुपीज टू द गवर्नमेंट। ऐसा क्यों? ध्यान से देखिएगा गाइस, जब होलसेलर ने सामान खरीदा था तब सामान के उसने 100 रुपए दिए और 10 रुपए उसने टैक्स के दिए थे, जीएसटी के नाम से दिए थे ना, जीएसटी के नाम से दिए थे। मैन्युफैक्चरर ने कहा भाई साहब सामान खरीदने के लिए भारत देश में एक टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी, और ये 10 रुपए मैं खुद नहीं रखने वाला हूं, ऐसा मैन्युफैक्चरर बोल रहा था। मैन्युफैक्चरर ने बोला ये 10 रुपए जाके मैं सरकार को दूंगा कि ये होलसेलर भैया ने दिए हैं। होलसेलर कहता है ठीक है। जब होलसेलर ने रिटेलर से 15 रुपए कलेक्ट करे और मोदी जी होलसेलर के पास पहुंचे और मोदी जी होलसेलर से कहते हैं ला भैया, होलसेलर भैया वो 15 रुपए का टैक्स मिला है ना, ला 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 मेरे को दे। तो होलसेलर ने क्या बोला होगा? होलसेलर ने कहा मोदी जी एक सेकेंड, ऐसे हबड़ तबड़ा नहीं करिए, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो मोदी जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे अरे मोदी जी, जब मैंने सामान खरीदा था तब सामान खरीदते वक्त भी मैंने 10 रुपए टैक्स दिए थे टू मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर ने कहा था कि वो आके आपको 10 रुपए दे देगा। मतलब मेरे जेब से गए हुए 10 रुपए तो ऑलरेडी आपकी जेब में पहुंच चुके हैं थ्रू एन इनडायरेक्ट वे। आई डिड नॉट पे यू डायरेक्टली 10 रुपीज, यस ये बात सच है, मैंने आपको 10 रुपए नहीं दिए। होलसेलर क्या कहता है मोदी जी से? आई डिडंट पे यू 10 रुपीज, मैंने आपको 10 रुपए नहीं दिए थे, मैंने मैन्युफैक्चरर को दिए थे, मैन्युफैक्चरर ने आपको दिए, तो मेरे 10 रुपए तो ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुके हैं। ये जो 15 रुपए मैंने रिटेलर से कलेक्ट करे हैं उसमें से वो 10 रुपए का बर्डन जो मेरे कंधे पे था, जो मेरा पैसा आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, 15 में से 10 रुपए निकाल के मैं अपनी जेब में रख लूंगा। तो जो मेरा टैक्स का बर्डन था क्या वो खत्म हो गया? क्या होलसेलर का टैक्स का बर्डन खत्म हो गया? द आंसर इज यस। होलसेलर ने, ध्यान से देखना दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, होलसेलर ने जब सामान खरीदा तो 10 रुपए पे करे थे, हाँ या ना? मतलब होलसेलर ने जब सामान खरीदा तो बर्डन उसके कंधे पर आ गया 10 रुपए के टैक्स का। लेकिन होलसेलर ने जब आगे सामान बेचा, होलसेलर ने जब आगे सामान बेचा तो उसने क्या किया दोस्तों? उसने आगे से टैक्स कलेक्ट किया, 15 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया, और उस 15 में से जो 10 रुपए वो पहले पे कर आया था वो 15 में से निकाल के अपनी जेब में रख लिया। जो 10 रुपए का बर्डन उसके ऊपर आया था क्या वो बर्डन खत्म हो गया? द आंसर इज यस। एंड देयरफॉर जैसा मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के ऊपर बर्डन डाला, होलसेलर ने बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया दोस्तों? रिटेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, बर्डन शिफ्टेड, बर्डन शिफ्टेड। अब रिटेलर क्या करेगा? वो भी सामान अपनी दुकान में लगा लेगा। उसने सामान दुकान पे लगाया, कस्टमर वो सामान खरीदने पहुंचा, कस्टमर को उसने कहा भैया 180 रुपए का सामान है, 18 रुपए जीएसटी, टोटल अमाउंट दैट यू हैव टू पे इज 198 फॉर द परचेज ऑफ दिस प्रोडक्ट। कस्टमर ने 198 की पेमेंट करी। अब रिटेलर कितना जाके सरकार को पे करेगा? चलो भाई फटाफट चैट बॉक्स में बताएंगे। सर रिटेलर जो जाके सरकार को पे करेगा, इट्स द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो उसने कलेक्ट किया 18 रुपए, माइनस द इनपुट टैक्स क्रेडिट जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है 15 रुपए, तो कितना बचा? 3 रुपए। 3 रुपए जाकर रिटेलर किसको पे करेगा दोस्तों? मोदी जी को पे करेगा, क्योंकि रिटेलर ने 15 रुपए होलसेलर को दिए थे जब रिटेलर के ऊपर बर्डन आया। रिटेलर ने जब कस्टमर से सामान खरीद लिया, रिटेलर ने जब कस्टमर से सामान खरीद लिया, रिटेलर ने जब कस्टमर को सामान बेच दिया, तो रिटेलर ने कस्टमर से 18 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया, जिसमें से उसने 15 रुपए अपना बर्डन का पहले माइनस कर लिया, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट ही डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। रिमेनिंग अमाउंट उसने जाके सरकार को जमा करा दिया। अब बात यह आती है सर कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर तो यूज कर लेगा, कस्टमर यूज कर लेता है, तो इसीलिए
क्या बर्डन जो शिफ्ट हुआ था वो फाइनली कस्टमर के ऊपर आके रह जाता है, बिकॉज कस्टमर उसे आगे सप्लाई नहीं करता, कस्टमर उसे आगे जाके बेचता नहीं है, इसीलिए क्या ये बर्डन कस्टमर के ऊपर रह गया? द आंसर इज यस। क्या क्लियर हुआ गाइस? चलो जी, अब टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में सबसे पहले अपन डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं गाइस। कहते हैं इट इज डायरेक्टली लिवाइड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। किसी की इनकम वेल्थ पे लगाया जाता है दोस्तों, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। जैसे कि मैंने कोशिश बहुत करी थी कि रोहित और मेहर मेरी मदद कर दे, हाउएवर नन ऑफ देम डिसाइडेड टू हेल्प मी आउट। अब बताइए एग्जाम्पल इनकम टैक्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं इट इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। In case of indirect taxes, the person paying tax passes on the incidence to another person. Incidence मतलब passes on the burden of tax to another person. जिसके एग्जाम्पल क्या हैं? GST and custom duty. Is everyone clear about it, guys? Everybody understanding my point? So it is levied on goods and services. In case of indirect taxes, the person पेइंग टैक्स, जो इंसान टैक्स पे कर रहा है, पासेस ऑन द बर्डन टू अनदर पर्सन, वो दूसरे बंदे के ऊपर बर्डन पास ऑन कर देता है। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारे दो क्वेश्चनों का जवाब हो गया है दोस्तों। अब तीसरा जवाब तो दोस्तों सबसे ज्यादा आसान है। तो हमने सबसे पहले किया व्हाट इज टैक्स, देन हमने किया द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एंड तीसरा अब आता है व्हाई टैक्सेस आर लिवाइड। एनीबडी? So taxes are like the main source of revenue for the government, and the government uses this amount for public interest. मैं simple language में तो यही बोलूंगा ना guys, why taxes are levied? Because this is the main source of income for the government. तो सरकार के लिए जो इनकम है, और सरकार को अपने देश का उद्धार करना है, भला करना है guys, तो उनको ये पैसा चाहिए होता है। आप मना करेंगे कल को उठ के, मैंने कह दिया मोदी जी मैं तो नहीं देता, नहीं नहीं आपको जेल में डालना है तो आप डाल दीजिए, मैं नहीं दे रहा आपको टैक्स। कह रहे राठी जी देखो जेल में तो हम आपको डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन आपने जो गाड़ी खरीदी है ना, मैंने कहा हाँ जी गाड़ी खरीदी है, अब गाड़ी लेके आप किसी भी रोड पर मत आना। मैंने कहा अरे कमाल कर रहे हो, गाड़ी लेके घर में थोड़ा ना जाऊंगा गाड़ी तो रोड पे ही चलती। कह रहे रोड तो मेरी है, रोड मेरी है ना, तो रोड पर आप मत आना, क्योंकि आप मुझे अपने इनकम का एक हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं हो अपने देश के उद्धार के लिए, देश के बेटरमेंट के लिए, एंड यू डेयर कम ऑन द रोड ऑन योर व्हीकल। मैं टायर पंचर कर दूंगा, हाँ नहीं तो। समझ में आया? मैंने कहा मजाक कर रहे हैं ना? कह रहे नहीं। मैंने कहा लीजिए लीजिए आप भी टैक्स लीजिए। क्या देना पड़ेगा दोस्तों आपको टैक्स? द आंसर टू व्हिच इज यस। तो आइए गाइस अपन लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, व्हाई टैक्सेस आर लेवाइड। Taxes are basic source of revenue to the government, which is utilized for the betterment of the nation. The taxes collected are utilized for meeting expenses in the nature of defense, education, healthcare, infrastructure facilities like roads, dams, etc. All right, guys. यहां तक क्लियर हुआ है तो एक बात थम्स अप कर देंगे गाइज इनटू द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। फिर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ भाई। ये हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर होता है जिसमें बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी ऑफ वेरी 3 सिंपल क्वेश्चंस। एक ये है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ये मैं आज नहीं करा रहा हूं, ये आने वाले सेशंस में होगा। डू नॉट वरी अबाउट इट, होगा पूरा, होगा सारी चीजें, बट इट इज गोना हैपन इन सेशंस टू कम बाय। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ अपन आगे करेंगे, लेकिन आज जो मुझे आपको करवाना है वो करवाना है सेक्शन 4, basis of charge of income tax, a very very important section, and it will form the base roots of chapter number 1, in fact the base roots of the entire income tax. आज मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा गाइस कि हम कौन से साल में कमाते हैं, कौन से साल में पे करते हैं, सारी चीजें सीखने वाले हो, बड़ा मजा आने वाला है। तो बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स,
दिस इज द फर्स्ट सेक्शन जो आपको लिखना होगा। अभी तक जो मैंने ऊपर वो लिखवाया, वो बताया टाइप्स ऑफ टैक्सेस, व्हाट इज टैक्स, लिखने की जरूरत नहीं है। नोबडी इज गोना आस्क यू दैट, इट वाज ओनली टू हेल्प यू आउट विद सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये पहला सेक्शन है जो आपको दोस्तों लिखना होगा। मेरे साथ साथ आपको इसमें एक मैं चार्ट बनाऊंगा दोस्तों, जहां पर भी मेरे को जगह मिलती है मैं छोटा सा चार्ट बनाऊंगा, और उस चार्ट के थ्रू आई एम गोना हेल्प यू आउट। ओके, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। आ जाओ भाई। बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, ये है हमारा सेक्शन। मैं इस सेक्शन से जुड़ी हुई बातें अभी दोस्तों लिखूंगा, तो आप लोगों को मेरे साथ साथ लिखना होगा। मैं लास्ट में 1 मिनट एडिशनली दूंगा जस्ट इन केस किसी बच्चे का रह जाए तो। कहते हैं द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर of every person shall be charged to income tax in the next following assessment year. The total income of previous year of every person shall be charged to income tax in the next following assessment year at the rates applicable to the relevant assessment year. I know अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बोले राठी जी। अब मैं इस सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको मैं ब्रेक करूंगा गाइस। इस सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं गाइस उनको मैं ब्रेक करूंगा। जैसे कि सबसे पहला टोटल इनकम, ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूं गाइस, आप लोगों को भी लिखना है टोटल इनकम। उसके बाद प्रीवियस ईयर, उसके बाद पर्सन, उसके बाद असेसमेंट ईयर, एंड लास्ट में आता है रेट्स। ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैंने आप ही के इस सेक्शन में से उठाकर आपके सामने यहां पे लिख दिए। ऑलराइट गाइस, और इसके ऊपर आप चाहो तो हेडिंग भी डाल दो गाइस, सेक्शन 4 बेसिस ऑफ चार्ज चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। ऑलराइट गाइस, अब यहां पर दोस्तों टोटल इनकम, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा गाइस। टोटल इनकम, सरकार ने कहा आप जहां जहां से जो भी पैसा कमाते हो, अगर मैं उन सबको जोड़ दूं तो क्या इज इट सेफ टू से कि हम टोटल इनकम पर पहुंच गए हैं? देखो भाई, मैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज कोचिंग सर्विसेज गाइस। आप लोग मुझे पैसा देते हो ना दोस्तों कोचिंग सर्विसेज के लिए, तो वो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है जी। अब आप लोग जो मुझे पैसा देते हो उनको मैं अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देता हूं। लेट्स से दोस्तों मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, उसे रेंट पे चढ़ा दिया। लेट्स से दोस्तों मैंने बैंक में एफडी करवा दी। लेट्स से कुछ पैसा मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, शेयर्स में लगा दिया, भाई शेयर्स बढ़ जाएंगे। कुछ पैसे मैंने बॉन्ड्स में लगा दिया, उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा। हाँ या ना, मैं तो बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। आप अगर इनकम है और आप उस इनकम को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ इस बेसिस पे रहेंगे कि भैया मेरे को जो कोचिंग सर्विसेज से मिल रहा है उस पैसे को लेकर ही मैं दुनिया अपनी या मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार लूंगा, ये समझदारी नहीं। अगर आपकी कमाई है और आपकी कमाई आपके खर्चों से ज्यादा है, तो जो अमाउंट बचा है टू एन एक्सटेंट आप उसे इन्वेस्ट करिए, सो दैट वो अमाउंट भी मल्टीप्लाई होना चालू हो जाए। सही बात है कि नहीं है? तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, माय सिंपल क्वेश्चन कि मैंने जहां जहां से जो जो कमाया, अगर मैं उसको जोड़ दूंगा तो विल आई अराइव एट टोटल इनकम? क्या मैं टोटल इनकम पर अराइव करूंगा? द आंसर टू विच इज यस। सरकार ने, हमारी भारत देश की सरकार ने टोटल इनकम को 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? द 5 हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? लिखेंगे सब लोग गाइस, 5 हेड्स ऑफ इनकम। जब तक अपन अपना ये चार्ट कंप्लीट होगा दोस्तों, तब तक दोस्तों अपना ये प्रोविजन खत्म हो जाएगा। 5 हेड्स ऑफ इनकम।
जिसमें सबसे पहली हेड ऑफ इनकम होती है, जिन पर पूरे डिटेल में चैप्टर है, तो घबराना मत। आज मैं सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं उन पांचों हेड की। पहला दोस्तों आपका जो आएगा दैट विल बी चैप्टर सैलरी, जहां पर आप किसी के लिए काम करते हो एज एन एम्प्लॉय और सामने वाला आपको उसके लिए पैसा देता है। ये तो सुना ही होगा दोस्तों आप लोगों ने। दूसरा दोस्तों सैलरी के बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी, जहां आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाया, जहां आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाया। बिल्डिंग होनी चाहिए, ये चीज का अंडरस्टैंडिंग रखिएगा कि बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ाओगे तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आओगे। सर अगर लैंड किराए पे चढ़ाई तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे, नहीं, तो आप हेड नंबर 5 में आएंगे, विच इज नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तीसरा आता है दोस्तों आपका पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपने जो मैं करता हूं, आज मैं आपको प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूं, आप लोग मुझे जो फीस देते हैं, तो आप जो मेरे को फीस देते हैं वो पीजीबीपी चैप्टर में आता है, इस चैप्टर में आता है। मेरी इनकम जब मैं निकालता हूं तो मैं इस चैप्टर में निकालता हूं। फोर्थ आता है कैपिटल गेन्स, जब आप अपना कोई एसेट बेचते हैं। लेट्स से मैंने शेयर्स खरीदे थे, एक महीने बाद शेयर की वैल्यू बढ़ गई, मैंने बेच दिया। मैंने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं किया ना दोस्तों, एक महीने बाद शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, मैंने बेच दिया। मेरे पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाता हूं तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी बेच दी। मेरे पास एक रेसिडेंशियल हाउस था, उसे मैंने सोल्ड आउट कर दिया, तो कैपिटल गेन्स चैप्टर। ज्वेलरी थी, बेच दी, कैपिटल गेन्स चैप्टर। जमीन थी, बेच दी, कैपिटल गेन्स चैप्टर। सिल्वर कुछ पड़ा हुआ था, बेच दिया, कैपिटल गेन्स चैप्टर। एंड फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिफ्थ वाली इनकम सबसे अच्छी इनकम है, कहते हैं ऐसी इनकम जो पहले 4 चैप्टर्स में नहीं आई वो फिफ्थ चैप्टर में आ जाएगी। जैसे कि कोई गिफ्ट मिला हो आपको अबव अ सर्टेन लिमिट, आपको 2 लाख रुपए का गिफ्ट मिला है फ्रॉम योर फ्रेंड, तो वो कौन सा क्या गिफ्ट, एक तरीके से तो आपके लिए फायदा ही हुआ ना। तो मोदी जी ने कहा लो 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 भैया 2 लाख का गिफ्ट मिला, आ जाओ थोड़ा सा हमें भी टैक्स दे दो। डिविडेंड मिला हो आपको, इंटरेस्ट मिला हो आपको, कोई भी ऐसी इनकम जो पहले 4 हेड में ना आए, उसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाओ भैया। कहां चले जाओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाओ। अब अच्छा तो राठी जी, अब इन पांचों को अगर अपन ऐड कर दें, इन पांचों को अगर अपन जोड़ दें एक दूसरे से, तो आप ये कह रहे हैं कि हम टोटल इनकम पर आ जाएंगे? नहीं गाइस, इन पांचों चैप्टर्स को जब हम ट्रीट करते हैं तो 2 छोटे से चैप्टर्स और है जिनका हमें ध्यान रखना होता है गाइस। देयर आर 2 वेरी टाइनी चैप्टर्स जिनका हमें ध्यान रखना होता है। मैं आपको उनके बारे में भी छोटी सी एक झलक दे रहा हूं, और वो है दोस्तों आपका छठा चैप्टर। यहां पर जो भी अमाउंट आएगा, या अमाउंट नहीं लिखिएगा क्योंकि उनका ट्रीटमेंट ऊपर वाले चैप्टर्स में ही हो जाता है, मैं यहां पर 6 करके लिखता हूं, नंबर 6, लेकिन चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन, क्योंकि दिस इज नॉट अ न्यू हेड ऑफ इनकम। हेड 5 ही है, 5 हेड ऑफ इनकम है। इसके बाद सरकार कहती है एड क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग, अरे मोदी जी ये तो शाम ढलने के बाद करते हैं हम अपने दोस्तों के साथ। मोदी जी कहते हैं लो यहां प्रोविजन खत्म नहीं हो रहा है, इनकी रात की पार्टी चालू हो रही है, दारू की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अरे ठीक है, साथ में चखने की भी बातें कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है, हमारा दिल बड़ा है। कह रहे हैं ओ क्लबिंग ऑफ इनकम का यहां पर मतलब है किसी और की इनकम आपकी इनकम में जोड़ देना। मैंने कहा अरे मैं किसी और की इनकम पे टैक्स क्यों दूंगा, क्योंकि क्लबिंग ऑफ इनकम ने हमने ऐसे प्रोविजंस डाले जहां राठी जी आप टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। यू वर ट्राइंग टू एवेड टैक्स लायबिलिटी, तो तुम शेर तो हम सवा शेर। मोदी जी ने कहा अगर मैंने देखे हैं कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे करे गए, जानबूझ के ट्रांजैक्शन ऐसे करे गए सो दैट टैक्स लायबिलिटी कम करी जा सके। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ऐसी सारी हमारे देश की जनता ना करने लगे, इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार ने क्या प्रोविजन निकाला प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। उसके बाद सरकार ने कहा एक चीज हम माइनस भी करने देंगे। मैंने कहा क्या? कहते हैं सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस,
मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहे हैं देखो आपने दो बिजनेस करे, लेट्स से एक बिजनेस में फायदा हुआ, दूसरे बिजनेस में नुकसान हुआ, तो जो नुकसान हुआ है वो बिजनेस फायदे वाले बिजनेस में से सेट ऑफ किया जा सकता है या नहीं करा जा सकता है? इसे बोलते हैं सेट ऑफ लॉसेस। जहां पर लॉस हुआ, लॉस को दूसरी इनकम में से क्या हम सेट ऑफ कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो अपन डिटेल में रिस्पेक्टिव चैप्टर में सीखेंगे। अब मैंने कहा ठीक है भैया। तो मैंने कहा अब तो आ गया मोदी जी टोटल इनकम। कह रहे नहीं। मैंने कहा अभी भी नहीं आया। कह रहे नहीं। मैंने कहा अब क्या बचा है? कह रहे हैं इसको पहले इसको यहां तक पहुंचाते हैं और इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। तो कैन यू इमेजिन गाइस, ये आपका चैप्टर नंबर, मैं आपको वैसे बता दूं, सैलरी इज चैप्टर नंबर 3, फॉलोड बाय हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 4, पीजीबीपी चैप्टर नंबर 5, कैपिटल गेन्स चैप्टर नंबर 6, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर नंबर 7, क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर नंबर 8, सेट ऑफ लॉसेस चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर 9 आपके सामने उनकी हेडिंग्स आ गई हैं। सर अब क्या होगा राठी जी? बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ग्रॉस टोटल इनकम पर पहुंच गए हैं, अब आगे क्या करवाओगे? ग्रॉस टोटल इनकम में से गाइस वी आर गोना रिड्यूस, ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस करेंगे गाइस, हम माइनस करेंगे क्या? वी गोना रिड्यूस डिडक्शन। सरकार द्वारा कुछ छूट मिलती है गाइस, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, जिसे आप लोगों ने अगर सुना हो तो मैं बता दूं, सेक्शन 80C से 80U। डिडक्शंस जब आप माइनस कर देते हो तो मोदी जी कहते हैं फाइनली राठी जी यू हैव नाउ अराइव्ड एट टोटल इनकम। तो आपको क्या करना है? हर एक इंसान की टोटल इनकम निकालनी है, क्योंकि टोटल इनकम का ही कुछ हिस्सा हम आपसे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स लेंगे। तो जब तक एक इंसान की टोटल इनकम नहीं निकाली जा सकती तब तक उससे टैक्स कितना लेना है नहीं पता चलेगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, ठीक है, टोटल इनकम निकालनी है। लेकिन मैंने कहा कौन से साल की? कहते हैं प्रीवियस ईयर की। मैंने कहा प्रीवियस ईयर? कहते हैं जैसा नाम में लिखा है, प्रीवियस मतलब पिछला। ऐसा क्या मुंह बनाते हो? प्रीवियस मतलब पिछला। मैंने कहा किससे पिछला? जो अभी साल चल रहा है इससे पिछला, क्योंकि इस साल में ही तो आप पिछले साल की इनकम निकाल सकते हो। मैंने कहा क्या मतलब है मोदी जी, समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी कहते हैं देखो ध्यान से देखो राठी जी, हमारा एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर जो कि चालू कब से होता है? 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। नॉर्मली एक साल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट दिस इज द ईयर। यस और नो? हाँ या ना? मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं दोस्तों। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर रहता है। अब बात यह आती है कि जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता आप इस साल की इनकम कैसे निकालोगे? आप तो आज की तारीख में भी कमाई कर रहे हो, हर रोज जो कमाई करते हो हर रोज तो जाके सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता। आप जो हर रोज कमाई करते हो क्या आपको हर रोज जाके सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। आप सरकार को टैक्स पे करते हो ऑन टोटल इनकम दैट यू हैव अर्न्ड ड्यूरिंग अ ईयर। अब वो ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर, क्योंकि सरकार ने कहा जिस साल आप कमाई कर रहे हो आपको क्या पता कि साल के अंत तक कितनी कमाई हो जाएगी। तो जब तक साल खत्म नहीं हो जाता हम उस साल की इनकम कैसे निकाल सकते हैं? इसीलिए सरकार ने फाइनेंशियल ईयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो बोला प्रीवियस ईयर और एक बोला असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर एज द नेम सजेस्ट, पिछला साल, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों, प्रीवियस ईयर 2025-26। तो आप कौन से साल की इनकम निकालोगे? आप निकालोगे 2025-26 की इनकम। कौन से साल में निकालोगे? 2026-27 में। ध्यान से देखो दोस्तों, कहते हैं प्रीवियस ईयर 2025-26 की इनकम असेसमेंट ईयर 2026-27 में कंप्यूट होगी। असेसमेंट ईयर 2026-27 में कंप्यूट होगी। सर आपको कैसा पता कि हमारे अटेम्प्ट के लिए 2025-26 ही लागू है प्रीवियस ईयर, या असेसमेंट ईयर 26-27 लागू है? देखो हमारी जो इंस्टीट्यूट है बीट ICAI
और ICMAI बहुत लॉजिकल और बहुत सोच समझकर काम करती है। उन्होंने कहा कि जब बच्चे पेपर देने आते हैं, चाहे वो मई में दें या जून में दें, जब भी वो पेपर देने आते हैं उस वक्त कौन सा साल खत्म हो चुका है। जब आप लोग पेपर देने जाओगे, एक स्टूडेंट अगर पेपर देने जाता है दोस्तों, तो कौन से साल खत्म होगा। अब जब अगला अटेम्प्ट आएगा तो आप जाओगे दोस्तों मई 2026 में पेपर देने, या जून 2026 में पेपर देने, या सितंबर 2026 में, या फिर दिसंबर 2026 में, जनवरी 2027 में। ये एक साल का ही टाइम स्पैन है। तो कहते हैं जब एक बच्चा एग्जाम हॉल में मई 2026 में बैठा है, लेट्स गो 6 मंथ्स डाउन द लाइन, जब आप मई 2026 में बैठोगे, कौन सा साल खत्म हुआ है जिसकी आप इनकम निकाल सकते हो। आज मैं अगर आपको बोलूं, इफ आई आस्क यू टू कंप्यूट इनकम, मेरी इनकम निकालो 25-26 की, तो कहोगे राठी जी पागल हो गए हो, साल ही खत्म नहीं हुआ, अभी से थोड़े ना पता है, 17 नवंबर को थोड़े ना पता है राठी जी कि आप 31 मार्च तक कितना कमाओगे। हम ज्योतिषी थोड़े ना, और ज्योतिषी भी आजकल फालतू ही हैं, कहां ही निकाल पाते। कोई भी एक्चुअल कंप्यूटेशन तो कर ही नहीं सकता ना। इट इज ओनली व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोजेस, तभी तो जाके आप कर सकते हो। तो सरकार कहती है कि भाई साहब जो भी आपका साल खत्म होगा, हमारी इंस्टीट्यूट कहते हैं जो भी आपका साल खत्म होगा उसकी इनकम निकालने आप पहुंचोगे। तो जब आप मई 2026 में पहुंचे दोस्तों, तो आप कौन से साल की इनकम निकाल रहे हो, 2025-26 की इनकम कंप्यूट कर रहे हो, की इनकम इन मई/जून 2026 या सितंबर 2026, जो भी आपका अटेम्प्ट है। ऑलराइट गाइस, अब सर एक और दिमाग में बहुत डाउट आता है, बार बार ये कंफ्यूजन अराइज होता है कि कौन सा फाइनेंस एक्ट लगेगा। अरे हमारे दोस्त हैं, कई दोस्त हैं जो जनवरी में पेपर दे रहे हैं, उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2024 लागू है क्या, और हमारे लिए फाइनेंस एक्ट 2025 लागू है क्या। हाँ जी, अगेन द सेम कंसेप्ट गाइस, ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई हमारे देश में फाइनेंस एक्ट आता है, जो कि बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अमेंडमेंट होता है ऑफ द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो 1961 से चलता हुआ आ रहा है, और अब 2025-26 चल रही है। तो 1961 से आया हुआ कानून क्या वैसा ही रहना चाहिए? नहीं, कानून को भी वक्त और हालातों के साथ बदलना होता है। तो इसीलिए हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आज की तारीख में निर्मला ताई, और निर्मला ताई 1 फरवरी को बजट में, पार्लियामेंट में अपना बजट पेश करती हैं, जिसे अपन इजी लैंग्वेज में फाइनेंस बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल। कि दीज आर द प्रपोज्ड चेंजेस दैट आई विश टू ब्रिंग इनटू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और आपको यह भी पता होगा कि सर हमने तो सुना है इनकम टैक्स एक्ट ही हट गया है, नया आ गया है, आपको शायद पता नहीं है। अरे मुझे पता है, एक नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025। लेकिन वो इनकम टैक्स एक्ट अगले साल से लागू होगा, मतलब वो लागू होगा फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2026-27, असेसमेंट ईयर 2027-28। तो अभी मैं उस नए कानून की बात नहीं कर रहा हूं, तो दिमाग में अगर वो कंफ्यूजन था तो वो मैंने एलिमिनेट कर दिया है। आप लोगों के सिलेबस के लिए जो एक्ट एप्लीकेबल है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्लस विद मॉडिफिकेशंस ऑफ फाइनेंस एक्ट 2025। अब इधर ध्यान से देखिएगा, बहुत लॉजिकल चीजें बोलूंगा गाइस तो आपको समझ में आएगा। जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस बिल पेश किया 1 फरवरी को, इधर देखिएगा गाइस, ये हमारी ताई, बाल भी बना देता हूं, हा हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर। ओके गाइस, इन्होंने 1 फरवरी 2025 जो अभी निकला है उसमें कौन सा पेश किया बिल? फाइनेंस बिल 2025, क्योंकि हम 2025 में पेश किया गया 2025। फाइनेंस बिल में क्या लिखा होता है? प्रपोज्ड चेंजेस, जो हम बदलाव लाना चाहते हैं गाइस, तो मैं वो भी लिख देता हूं। बिल में क्या होता है दोस्तों? प्रपोज्ड चेंजेस।
अच्छा आप लोग सोचो गाइस, और मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ, ताई फाइनेंस बिल लेकर आई 2025, कहती हैं मैं बदलाव करना चाहती हूं कुछ, तो ये बदलाव कौन से साल के लिए करवाना चाह रही होंगी ताई? थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। एक 2024-25, ध्यान से देखना, मैं आपके सामने डालता हूं 2024-25, जो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 फरवरी तो चल ही रहा है ना। 1 फरवरी को आकर हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में आके अपना बिल पेश किया है। तो ये जो बदलाव लाना चाहेंगी वो उस साल के लिए लाना चाहेंगे जिसके 10 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और इस बिल को एक्ट बनने में भी अभी 1-1.5 महीना लगेगा, या उस साल के लिए लाएंगी जो कि आने वाला साल है 2025-26? सर हमेशा हम तो आने वाले साल के लिए बदलाव करेंगे ना, जो वक्त गुजर गया उसके लिए कैसे बदलाव करोगे? जो वक्त गुजर गया क्या उसके लिए आप बदलाव कर सकते हो? नहीं। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो दोस्तों, जो हमारी ताई ने फाइनेंस बिल पेश किया था वो कौन से साल के लिए पेश किया? 2025-26 के लिए पेश किया है गाइस। और आपके एग्जाम में आपको कौन से साल की इनकम निकालनी है? सर हमें भी 25-26 की इनकम निकालनी है। इसीलिए ये जब फाइनेंस बिल दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में गया, प्रेसिडेंट की असेंट मिली, और ये फाइनेंस एक्ट 2025 बना, फाइनेंस एक्ट 2025 बना, which is applicable for the year 2025-26, and you also have to compute income for the year 2025-26। इसीलिए आपके अटेम्प्ट के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2025, क्योंकि हमें 2025-26 की इनकम निकालनी है, और ताई फाइनेंस एक्ट 2025 जो लाई वो 2025-26 के लिए ही लाई थी। तो हम 2025-26 की इनकम निकालते वक्त फाइनेंस एक्ट 2025 का इस्तेमाल करेंगे। हाँ ये बात सच है कि 25-26 की इनकम 25-26 में नहीं निकाली जा सकती। 25-26 की इनकम 26-27 में निकाली जाएगी, जिसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। Is everyone clear about it guys? समझ में आया इंटरेस्टिंग पॉइंट? तो प्रीवियस ईयर यहां पे लिखें द ईयर in which income is earned और हमारे लिए कौन सा प्रीवियस ईयर है गाइस? हमारे लिए कौन सा प्रीवियस ईयर है? 2025-26, प्रीवियस ईयर 2025-26। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं गाइस, इधर देखिए साइड में हट गया हूं तो आपको नजर आ रहा होगा। आई होप आप लोगों ने यहां तक मेरे साथ चार्ट बना लिया होगा। आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। ऑल राइट, और प्रीवियस ईयर के साथ दोस्तों अपन कहां पर चलेंगे? असेसमेंट ईयर पर चलेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा है गाइस? असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर 2026-27। असेसमेंट ईयर में हम क्या करते हैं? असेसमेंट ईयर में हम कंप्यूट करते हैं द अमाउंट ऑफ इनकम वी हैव अर्न्ड। ईयर in which we compute earnings of previous year। वो वाला साल जिस साल हम कंप्यूट करते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर में कितना कमाया। पानी खत्म हो गया यार। यहां तक क्लियर हुआ? Is everyone clear about this point? So can we now move forward with the remaining 2 points of this section? सेक्शन 4 के अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट्स कवर अप कर लिए। टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की निकालनी है इन द असेसमेंट ईयर। टोटल इनकम 5 हेड्स में सरकार ने डिवाइड करी, स्टार्टिंग विद सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस।
इसमें हम क्लबिंग ऑफ इनकम को जोड़ते हैं, सेट ऑफ लॉसेस को माइनस करते हैं, तो हम जीटीआई पे अराइज करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम पर पहुंचते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं, तो वी अराइव एट टोटल इनकम। ये टोटल इनकम हमें प्रीवियस ईयर 2025-26 की निकालनी है टिल इन असेसमेंट ईयर 2026-27। ऑलराइट सर, एक लास्ट छोटा सा दिमाग में डाउट आ रहा है, वैसे तो हम समझ गए लेकिन कंफर्म कर दीजिए कि ये जो आपने कहा फाइनेंस एक्ट 2025 या जो प्रीवियस ईयर 2025-26 बोला, असेसमेंट ईयर 2026-27 बोला, ये कौन कौन से अटेम्प्ट के लिए लागू रहेंगे? कौन कौन से अटेम्प्ट के लिए लागू रहेंगे? दोस्तों ध्यान से देखिएगा गाइस, ये आपके मई 2026 प्लस सितंबर 26 प्लस मई सितंबर एंड जनवरी 27 तक। और अगर सीएमए वाले बच्चे हैं तो दोस्तों जून 26 प्लस दिसंबर 26। ऑलराइट गाइस, ओके। अगर जनवरी 2027 तक पास हो गए, हो ही जाना, यहां पर ऑप्शन मत छोड़ना गाइस। अगर ये वाला आपका अटेम्प्ट निकल गया ना गाइस, ये अटेम्प्ट निकल गया, भाई साहब बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मई 2027 से आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा, 2025। 1961 वाला पूरा खारिज कर दिया जाएगा, हर सेक्शन ऑलमोस्ट बदल जाएगा। मतलब आप तो ये समझ लेना कि एक तरीके से हमने टैक्सेशन पढ़ा ही नहीं है। इट विल बी लाइक अ न्यू टैक्सेशन सब्जेक्ट, जिसके लिए आपको क्या टीचर को भी पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। मैं आपको सच बताऊं, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई। नाउ कमिंग ऑन टू पर्सन, द थर्ड पॉइंट गाइस, कि हमें टोटल इनकम निकालनी है प्रीवियस ईयर की असेसमेंट ईयर में ऑफ एवरी पर्सन। अब ये पर्सन कौन है दोस्तों? ये पर्सन कौन है? पर्सन वो है दोस्तों, पर्सन, हाँ जी गाइस, पर्सन कौन है दोस्तों? यहां पर दो कैटेगरीज ऑफ पर्सन है। पहला, एक आपका नेचुरल पर्सन, नेचुरल, यहां पे लिखता हूं नेचुरल, जिसमें आपका सिर्फ एक इंसान आता है, इंडिविजुअल, चलता फिरता इंसान, इंडिविजुअल। जैसे कि मैं आपके सामने क्या इधर से उधर चल सकता हूं? हाँ जी। क्या रोहित हमारे साथ चैट बॉक्स में है? मेहर हमारे साथ चैट बॉक्स में? क्या ये चलते फिरते लोग हैं? द आंसर टू विच इज यस, ये चलते फिरते लोग। और क्या ये चलते फिरते लोग दोस्तों, जिन्हें अपन इजी लैंग्वेज में अगर ये बिजनेस करते हैं तो अपन इन्हें सोल प्रोप्राइटर के नाम से भी बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल पर्सन, नेचुरल पर्सन, जिन्हें टच फील किया जा सकता है। और दूसरे होते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल। और ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं दोस्तों? इसमें काफी लंबी लिस्ट है, जैसे कि एचयूएफ हो गई, कंपनी हो गई, फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म जिसमें एलएलपी आ गया, ट्रस्ट हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, एंड एवरी अदर पर्सन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कौन है दोस्तों? हमारे आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसमें एचयूएफ, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये लोग आते हैं। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो हमें हर एक इंसान की, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो एक फर्म हो। सर एक चीज और दिमाग में आती है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सो मच, लेकिन एक छोटी सी चीज आती है, सर ऐसा जरूरी थोड़ा है कि इंडिविजुअल ने कमाई करी, उस साल नुकसान हो गया तो इनकम टैक्स नहीं पे करना। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्से पर टैक्स देते हो। लॉस में, अच्छा आप लॉस में ये तो उम्मीद नहीं कर रहे थे, देखो मोदी जी, देखो इनकम होती है तो हम आपको टैक्स देते हैं, लॉस हुआ है तो आप हमें टैक्स दीजिए, ये तो उम्मीद नहीं कर रहे थे ना।
बहुत पेलेंगे दोस्तों, बहुत पेलेंगे। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, जो आपकी टोटल इनकम निकाली जाएगी ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन इन द असेसमेंट ईयर, और जब हम टोटल इनकम निकाल लेंगे ऑफ प्रीवियस ईयर 2025-26 इन द असेसमेंट ईयर 2026-27, तो हमें उस पर लगाने होंगे रेट्स। क्या लगाएंगे गाइस? वी गोना लिवाय रेट्स, और रेट्स लिवाय करके हम लोग दोस्तों, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, रेट्स लिवाय करके हमारा क्या आएगा? रेट्स टू बी लिवाइड, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा इसको ना ऐसे छोटा कर दिया है सो दैट आप लोग देख पाएंगे। टू बी लिवाइड ऑन टोटल इनकम of previous year 2025-26। तो ये जो रेट्स होती हैं वो होती असेसमेंट ईयर की हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर ही तो टैक्स निकालते हैं। तो रेट्स टू बी लिवाइड ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, जब रेट्स लगा देते हैं तो उस पर क्या निकल कर आता है दोस्तों? टैक्स। क्या निकल कर आता है दोस्तों? टैक्स। एंड यही टैक्स जाके हमें क्या सरकार को पे करना पड़ता है? द आंसर टू विच इज यस। लेकिन राठी जी, ये जो टैक्स होता है, हमने कुछ ना रिबेट, सरचार्ज ऐसा सुना हुआ है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ जी गाइस, जो आप इसी चैप्टर में सीखेंगे कि जब आप टैक्स निकालते हो तो टैक्स निकालते वक्त आप लोगों को ध्यान रखना होता है दोस्तों कि यहां पर आपको रिबेट का बेनिफिट मिलता है अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से कम हो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। दूसरा, अगर आपकी एक लिमिट ज्यादा हो, एक लिमिट से ज्यादा हो, तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम है सरचार्ज, ओवर एंड अबव द अमाउंट ऑफ टैक्स। एक यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, ये आपको देना पड़ता है, मैंडेटरी होता है, @4% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। दिस इज व्हाट यू गाइस विल लर्न विद मी। कल के सेशन से ही गाइस, कल के सेशन में ना हम प्रैक्टिकल भी चालू कर देंगे। हर रोज दोस्तों थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाऊंगा, सो दैट मोनोटोनस ना हो, सो दैट बोरिंग ना हो। ऑलराइट गाइस, तो रेट्स टू बी लिवाइड ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 2025-26, तो आपका टैक्स निकल कर आएगा। और अच्छा, एक चीज मैं आपको एडिशन बताता हूं कि इस टैक्स में से द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू हैव ऑलरेडी पेड, अगर आपने कुछ जाके सरकार को ऑलरेडी पे कर चुके हो इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस, जो आपकी इनकम में से डिडक्ट हो गया था, टीडीएस पहले लिखूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीसीएस सरकार द्वारा कुछ रिलीफ्स मिलती है वो माइनस करेंगे, एक होता है एएमटी क्रेडिट, सरकार द्वारा कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं वो माइनस करेंगे, और जो लास्ट अमाउंट आएगा दोस्तों, दिस इज व्हाट वी विल हैव टू पे टू गवर्नमेंट, ये वाला जाके हमें सरकार को पे करना है। दिस इज द लास्ट पिंक वाली जो मैंने लाइन लिखी है दोस्तों, अभी मैं स्क्रीन से हटूंगा तो आपको नजर आएगा। हाँ जी गाइस, this is what we will have to pay to the government, the pink one guys, this is the net tax payable, net tax payable to CG, central government. All right guys, everyone, यहां तक क्लियर हुआ? और सर ये क्या है रिटर्न? रिटर्न हमने सुना है रिटर्न भरनी होती है, यस। प्रीवियस ईयर की इनकम में जब असेसमेंट ईयर में आप जाके टैक्स वगैरह जमा करा देते हो तो एक आपको स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। आपको क्या फाइल करनी होती है? स्टेटमेंट फाइल करनी होती है इन द असेसमेंट ईयर, कि भैया प्रीवियस ईयर में आपने कहां से क्या कितना कमाया था, आपने एडवांस टैक्स टाइम से टाइम दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो उसकी इंटरेस्ट, आपने कहां डिडक्शन क्लेम करी, आपने कहां पर सारी इन्फॉर्मेशन, कितना आपने इनकम करी फ्रॉम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन, मतलब सारी चीजें, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी विल हैव टू प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट इन द असेसमेंट ईयर। तो जब आप जाके टैक्स वगैरह जमा करा देते हैं तो फाइनल स्टेप आता है डिपॉजिट या फाइल आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न बाय ड्यू डेट्स, बाय ड्यू डेट्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है।
एंड वंस यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, जब आप एक बार इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं गाइस, तब जाके आपका फाइनली काम खत्म होता है ऑफ क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल, 1 साल का पूरा चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अब मैं एक बार साइड में हट रहा हूं सो दैट ये आपको क्लियरली पूरा का पूरा नजर आए जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। यू गाइज आर फ्री टू आस्क मी एनी डाउट व्हाटसोएवर एंड आई एम गिविंग यू 1 minute टू राइट इट डाउन। I'm giving you 1 minute to write it down, guys. अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो वैसे तो आप लोग मेरे साथ साथ ही लिख रहे थे, वैसे तो you guys were writing with me only. Done, guys. लिखा बच्चा पार्टी। हम इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं गाइस, एक बार इसे रीड आउट करके। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, आपके सामने सेक्शन आ गया गाइस। इस सेक्शन को फाइनली रीड आउट करके खत्म करते हैं। अब मैं और फिर लास्ट में एक क्रक्स दे दूंगा, कहते हैं द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर of every person shall be charged to income tax in the next following assessment year at the rates applicable to the relevant assessment year। क्योंकि assessment year में आप previous year की इनकम निकालते हो और उस पर इनकम पे टैक्स निकालते हो, तो जो रेट्स दी जाती है वो हमेशा असेसमेंट ईयर की दी जाती है, क्योंकि असेसमेंट ईयर में ये सारा काम होता है। लेकिन असेसमेंट ईयर की रेट्स लगाई किस पर जाती हैं, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर पर लगाई जाती है। ऑल राइट गाइस, अब देखो आगे क्या लिखा है। अब आगे का पॉइंट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ इट्स रिलैक्सिंग टाइम गाइस। आ जाओ भाई, अब हमें सिर्फ रीड आउट करना है, जबकि इनका डिटेल डिस्कशन इज गोना हैपन इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम है गाइस, गो इजी ऑन टू योरसेल्फ। आ जाओ, let us understand the important terms of the above subsection to make it absolutely clear. Okay, सबसे पहला इनकम को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 24 में, और इनकम में मैंने कितने हेड्स बताए थे गाइस, एवरीबॉडी हैज टू पॉइंट आउट कितने हेड्स बताए थे। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम स्टार्टिंग विद सैलरी। आ जाओ भाई, कहते हैं द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज या any allowances granted to meet expenses for the performance of the duties of an office. These are things जो कि सैलरी चैप्टर में जाती हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं दोस्तों तो एक इंसान जो दूसरे इंसान के लिए काम करता है और सामने वाला उस पर थोड़ा ना हुक्म जता सकता है, बोल सकता है अरे भैया पहले ये वाला काम करो, और सामने वाले को ये बात सुननी पड़ रही है, वो उल्टा जवाब नहीं दे सकता है, तो उसको हम सैलरी चैप्टर में ले जाते हैं, जिसमें अपन नॉर्मली बोलूं तो एक एम्प्लॉय है, दूसरा एम्प्लॉयर है, जिसे अपन बॉस भी बोलते हैं। तो वो बॉस क्या करेगा दोस्तों, आपको डायरेक्ट करेगा कि भैया ये काम करो पहले, फिर उसके बाद ये करना, और आपको वैसे ही करना पड़ता है क्योंकि वही आपकी सैलरी देता है।
तो इन दैट केस दैट विल बी टर्म्ड एज सैलरी. नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग, जो कि कौन से चैप्टर में जाता है गाइस? हाउस प्रॉपर्टी में. अगर आपका दोस्तों प्रॉपर्टी है, चाहे वो दुकान हो तो चलेगा. नाम से ऐसा लगता है हाउस प्रॉपर्टी मतलब ऐसा लगता है घर वाला होना चाहिए. नहीं नहीं, अगर दुकान भी किराए पे चढ़ाइए तो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाओगे. बिल्डिंग होनी चाहिए, चाहे वो रेसिडेंशियल हो कमर्शियल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट, लेकिन अगर आप बिल्डिंग को बेच दोगे तो कैपिटल गेन्स चैप्टर में चले जाओगे, इस चीज का ध्यान रखना. उसके बाद पीजीबीपी चैप्टर में कौन सा लोग आते हैं दोस्तों? हु ऑल फॉल्स अंडर द हेड पीजीबीपी? जो बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं. तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन. मैंने अपनी कोई दुकान खोल रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचता हूं, पीजीबीपी चैप्टर. मैंने कोचिंग सेंटर खोल रखा है, कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, पीजीबीपी चैप्टर. एनी बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, पीजीबीपी चैप्टर. द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट रिसीव फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जो मेरे को लिखवाना था वो मैंने लिखवा दिया इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ये आपके बेसिक्स हैं गाइस, हमारा फोकस हो चुका है. नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स चैप्टर में कहते हैं एनी कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर. यहां पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट. तो एनी कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट. अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा और बेचने पे कोई इनकम हुई, नुकसान हुआ, वो आपका कैपिटल गेन्स चैप्टर में चला जाएगा. एंड पॉइंट नंबर 7 गाइस, वैसे हेड नंबर 5 है, फिफ्थ हेड ऑफ इनकम. इनकम नॉट कवर्ड एनीवेयर. इनकम जो पहले 4 हेड्स में नहीं आई, जैसे कि डिविडेंड, लॉटरी, इंटरेस्ट, गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ 50,000. मैंने आप लोगों को बोला था ना कि एक लिमिट से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है तो वो दैट अमाउंट, वो अमाउंट आपके लिए दोस्तों क्या होता है? टैक्सेबल हो जाता है. तो वो अमाउंट कितना है? 50,000. अगर 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट मिलेगा देन इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर. हाँ जी गाइस, मेरे को बताइए कौन से साल में टैक्सेबल हो जाएगा? जिस साल आपको वो गिफ्ट मिला. ऑलराइट, तो ये हमारे 5 हेड का चर्चा हुई. अब ये वाला जो आपका एक चीज और, ये भी मैं आपको दिखा दूं, जो आपके ई बुक्स में भी आपको नजर आएगा. बेसिस ऑफ चार्ज का ये जो मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया ना, जिसमें आपके 5 हेड की इनकम होती है प्लस क्लबिंग, सेट ऑफ जीटीआई, उसका मैंने एक ना प्रोसेस यहां भी बना रखा है गाइस. एंड दिस इज द प्रोसेस. इधर देखिएगा गाइस, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. सबसे पहला होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. यस, आप लोगों को याद होगा जब मैंने बोला था सैलरी चैप्टर नंबर 3 में आता है, तो चैप्टर नंबर 2 इज रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर डिटरमाइन करा जाता है कि आपकी कौन सी इनकम हिंदुस्तान में टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम हिंदुस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी. जो इनकम हिंदुस्तान में टैक्सेबल होगी, मोदी जी सिर्फ उन्हीं पर टैक्स ले सकते हैं. फॉर इनकम्स जो हिंदुस्तान में टैक्सेबल नहीं है, वो हिंदुस्तान में उस इनकम का हिस्सा आपको देने की जरूरत नहीं है. और वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? रेसिडेंशियल स्टेटस पे. तो यहां पर जो हमारा ये अपन ने चार्ट बनाया, इस चार्ट में दोस्तों आप लोग ये भी लिख लीजिए, टोटल इनकम के पास यहां पे ब्रैकेट में डिपेंड्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस. आपकी जो टोटल इनकम है वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस. ओके गाइस, आ जाओ. तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. दूसरा, द रेसिडेंशियल स्टेटस हेल्प्स इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन, टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 2. नेक्स्ट, टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया. उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स. पहला, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ये हमारे दोस्तों 5 हेड ऑफ इनकम हो गई, डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 3 to 7. ठीक है, क्या इन 5 हेड्स के थ्रू ही आपका टोटल इनकम आ जाता है? नो नो नो. क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ लॉसेस. कहते हैं क्लबिंग प्रोविजंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू एलिमिनेट टैक्स रिडक्शन बाय एसएससी.
सरकार ने देखा कि कई लोग ज्यादा शान पट्टी दिखा रहे हैं, ज्यादा अपना तेज दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू एवेड, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। तो सरकार ने कहा तुम शेर तो हम सवा शेर। सरकार ने उन्हें धर पकड़ा, सरकार ने कहा इन्हें पकड़ो, इनको कूटो। तो सरकार ने कहा कि भाई साहब आप लोग ऐसे बच नहीं सकते। सेट ऑफ लॉसेस इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द लॉसेस फ्रॉम इनकम। तो जो सेट ऑफ लॉसेस हैं, ये प्रोसेस है कि जहां पर आप अपने लॉसेस को एडजस्ट करते हो फ्रॉम इनकम। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी में फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई। जीटीआई कैसे आता है? पांचों हेड्स की इनकम प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ। ये आप लोगों ने दोस्तों चार्ट में भी किया है, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यहां पर ये देखिए, ये 5 स्टेप्स हो गए, 5 हेड हो गए, प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस सेट ऑफ लॉसेस, यू अराइव एट जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम पर आ जाते हैं। फिर सर ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें क्या माइनस करनी होती है? डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से 80C से 80U, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। जब आप डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं तो अपन किस पर आते हैं दोस्तों? डिडक्शंस माइनस कर लिया दोस्तों तो जीटीआई में से जब डिडक्शंस माइनस कर लिया वी अराइव एट टोटल इनकम। ये देखो फिर से अपना प्रोसेस में, ये देखो यहां तक पहुंच गए गाइस। इट इज नथिंग बट अ क्विक रिकैप। मैं कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं दोस्तों, आज के लिए मैंने जितने प्रोविजन पढ़ाना था पढ़ा दिया है। पहला क्लास है दोस्तों, आई डोंट वांट टू मतलब बी टू हार्श ऑन टू यू। पता चले अगले दिन से बच्चे ने आना बंद कर दिया, कहते हैं अरे राठी जी एक दिन में इतना पढ़ा दिया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब अपन दोस्तों रेट्स ऑफ टैक्स लगा रहे हैं ऑफ द असेसमेंट ईयर ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। एंड रेट्स लगाते हैं तो अपन क्या निकल कर आता है? टैक्स। कहते हैं डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस आर एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ असेसीज। कोई रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, कौन सी टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई इंडिविजुअल है, सबके लिए अलग अलग रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं जो हम कल से सीखना चालू करेंगे। Special rates of taxes are also applicable on specific incomes like lottery, long-term capital gains. लॉटरी वगैरह पर सरकार फ्लैट 30% टैक्स लेती है। जितना भी लॉटरी कमाओगे आपने, अगर 2000 की भी लॉटरी कमाए उसका भी 30% सरकार टैक्स ले जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे अलग अलग रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं गाइस, धीरे धीरे सीखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे गाइस। नेक्स्ट सर, टैक्स निकालते वक्त आपने कुछ रिबेट वगैरह की भी बात करी थी, वही अगला पॉइंट है गाइस। देखो पॉइंट नंबर 8, सरचार्ज इज एप्लीकेबल वेयर द इनकम एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट। अगर आपकी इनकम, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनकम फॉर एन इंडिविजुअल इफ इट इज मोर देन 50 लाख रुपीज, अगर आप 50 लाख से ज्यादा का कमाते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा दोस्तों? यू विल हैव टू, 50 लाख से ज्यादा का कमाया तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट, रिबेट इज ग्रांटेड वेयर इनकम इज अप टू सर्टेन लिमिट। रिबेट मिलती है दोस्तों अगर आपकी इनकम इज अप टू सर्टेन लिमिट, वो है दोस्तों रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो मैंने बोला। एंड फाइनली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू सरचार्ज एंड रिबेट। ये सबके लिए लगाया जाता है, सारे सिनेरियोज में लगाया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में अब लास्ट पॉइंट पर आ गए अपन। जब हम लोगों ने दोस्तों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह लगा दिया, उसके बाद याद आ रहा है हम लोगों ने टेबल में क्या किया था? हम लोगों ने कहा था कि द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वी हैव ऑलरेडी पेड, जितना हम पहले पे कर चुके हैं सरकार को, वो वाली चीजें हम माइनस कर लेंगे। अगर हमारा टैक्स टोटल 1 लाख रुपीस का आता है, लेट्स से आफ्टर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अगर आपका टैक्स निकल कर आता है 1 लाख रुपए का, लेकिन अगर आपने एडवांस टैक्स दे रखा है 80, एडवांस टैक्स दे रखा है ऑफ 30,000 रुपीज, आपका टीडीएस कटा हुआ है ऑफ लेट्स से 25,000 रुपीज, तो आप दोस्तों 1 लाख में से 30,000 और 25,000 तो ऑलरेडी सरकार के पास पहुंच चुका है आपके नाम का। तो व्हाट इज द अमाउंट दैट यू नीड टू पे? आपको 45,000 ही और पे करना है। द अमाउंट दैट यू नीड टू पे इज 45,000। ऑलराइट, तो एडवांस टैक्स पेड, टीडीएस
AMT credit is set off from the tax liability computed at stage number 8 to arrive at final tax liability. All right guys, and last आता है filing of ITR, income tax return. इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों आप फाइल करते हैं. दिस इज स्टेटमेंट डिक्लेरेशन की मैंने प्रीवियस ईयर में कौन से हेड में कितनी इनकम कमाई, कौन सी मैंने डिडक्शन क्लेम करी, कितना मेरा टीडीएस जमा हुआ, कितना मेरा एडवांस टैक्स जमा हुआ, ये सारी इनकम हम सब इनकम डिपार्टमेंट बाय स्पेसिफाइड डेट विच वी नॉर्मली कॉल एज ड्यू डेट. ये आपका चैप्टर नंबर 14 है. अभी ठीक है? जस्ट चेक. अभी ठीक आ रही है बच्चे? अभी ठीक है? हाँ शायद अब ठीक है, पता नहीं कैसे लैग हो गया. हाँ जी गाइस, तो नाउ हम लोग चैप्टर नंबर 12 टीडीएस एंड टीसीएस, चैप्टर नंबर 13 एडवांस टैक्स, चैप्टर नंबर 15 एएमटी, चैप्टर नंबर 14 रिटर्न ऑफ इनकम, और हमारे 15 ही चैप्टर हैं गाइस, 15 से ज्यादा चैप्टर नहीं है. तो आपके इस पूरे फॉर्मेट में आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो रहा है. एक सेक्शन 4 में पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप हो रहा है गाइस. सर क्या ये हमें एरो वाला बनाना है घर पे? अवॉइड कर सकते हैं एरो वाला बनाना, क्योंकि एरो वाली चीज ही आपने सेक्शन नंबर 4 में बनाई है. एरो वाली चीज ही आपने सेक्शन नंबर 4 में बनाई है. तो आई विल नॉट एडवाइस यू गाइस कि इसको वापस से बनाया जाए. मजा आया गाइस? आज का सेशन फिर यहीं तक रखते हैं, छोटा सेशन रख रहा हूं. जनरली अपन 4:30 बजे तक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आज पहला दिन था, छोटा सेशन. कल के सेशन से दोस्तों थोड़ा सा थ्योरेटिकल थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, सो दैट मोनोटोनस ना हो, बोरिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मजा आना चाहिए. कल से अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखिएगा, कॉपी पेन एंड कैलकुलेटर्स आउट. ओके चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. कोई डाउट है तो यू गाइस आर फ्री टू आस्क मी. कोई भी मन में डाउट हो अपना हैंड रेस करिए. मैं बुलेट रिवीजन करवाने वाला हूं गाइस. आज हमें अभी बुलेट रिवीजन करना है. मैंने आप लोगों को बताया था ना गाइस, दिस इज द प्रोटोकॉल दैट वी विल हैव टू फॉलो. बुलेट रिवीजन करेंगे फिर सेशन को खत्म करेंगे. All right guys, so let's get going with the bullet revision. Chapter number 1 इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा टैक्स क्या होता है. टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट इनकम एंड एक्टिविटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट इज अ टैक्स व्हिच इज लिवाइड ऑन इनकम एंड वेल्थ, द बर्डन ऑफ व्हिच कैन नॉट बी शिफ्टेड, जिसका एग्जांपल इनकम टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में it's a tax levied on goods and services, the burden of tax can be shifted, and finally the burden is borne by the consumer, जिसके एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी है. Why taxes are levied? Because they serve as the basic source of revenue for the government, which they utilize it for the betterment of the nation. उसके बाद हम सेक्शन 4 पर पहुंचे. सेक्शन 4 ने बताया कि the total income of previous year of every person shall be charged to income tax in the next assessment year at the following rates, at the rates applicable to the following assessment year, to the relevant assessment year. हमने पता लगाया भैया टोटल इनकम का क्या मतलब होता है. तो कहते हैं भैया टोटल इनकम विल फर्स्ट डिपेंड अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस. तो फर्स्ट यू विल हैव टू कंप्यूट द रेसिडेंशियल स्टेटस in order to determine the total income. तो once we are done with computation of residential status, हम total income पर पहुंचेंगे, और total income निकालने के लिए we will have to take help of 5 heads, starting with salary, house property, PGBP, capital gains, other sources.
followed by clubbing of income which will be added less set off of losses. We arrive at GTI. GTI में से हम deductions minus करते हैं, we arrive at total income. Total income of previous year 2025-26 is what we have to compute in the assessment year 2026-27 for every person, जिसमें आपके natural person होते हैं, natural में कौन कौन होते हैं, individual वगैरह, artificial में कौन होते हैं दोस्तों, HUF, company, firm, trust, cooperative society, etc. इसमें ना दोस्तों चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो, AOP and BOI. एक छोटा सा आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, that you will have to identify the meaning and differences between AOP, association of persons, and BOI, body of individuals. और इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन मैं कल के सेशन की शुरुआत में करूंगा. Alright guys, तो I'm gonna discuss about it, लेकिन in tomorrow's session. उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने हर एक इंसान की टोटल इनकम निकाली इन द असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर के टोटल इनकम निकालने के बाद वी अप्लाइड द रेट्स ऑफ टैक्सेस गाइस. हम लोगों ने टैक्स की रेट अप्लाई करी. जो टैक्स निकल कर आया दोस्तों उसमें सरचार्ज लगेगा इफ द इनकम इज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. रिबेट लगेगा दोस्तों, रिबेट लगेगा अगर दोस्तों इनकम इज अप टू अ सर्टेन लिमिट. ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%. दैट इज इन ऑल केसेस. जब ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो जाएगा, इसके बाद the amount of taxes that we have already deposited with the government in the form of advance tax, TDS, TCSA, MT credit, that will be reduced. And the after amount, so what if the TDS is more than the tax that was payable? जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया वो 1 लाख पे कर दिया, जबकि हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी तो 90,000 ही आई थी. तो इन दैट केस 10,000 रुपीज 10,000 रुपए आपको रिफंड दिए जाएंगे, आपको वापस मिलेंगे. और जो भी ये प्रीवियस ईयर का हमने कारनामा असेसमेंट ईयर में किया, टोटल इनकम निकाली, टैक्स डिपॉजिट करवाया, एंड लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बाय द ड्यू डेट. इनकम टैक्स रिटर्न आपको ड्यू डेट तक जमा करानी होगी. ऑलराइट गाइस, तो आज का सेशन इस चार्ट के नाम, आई होप यू गाइस एंजॉयड द एंटायर प्रोविजन. मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लोग अपना ये कल से जब रजिस्टर में नोट्स बनाए ना, तो 3-4 कलर के पेन से लेके बैठना. वही अपने 4 फेवरेट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड रेड. यही सबसे इजीली और कन्वीनियंटली मार्केट में मिल जाते हैं गाइस. तो ये पेन लेकर दोस्तों जरूर बैठना. जब भी चार्ट बनाओ, आपको लगे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, सर ने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे रेड से मार्क कर दिया, ग्रीन से मार्क कर दिया, सो दैट जब आप, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक योर नोट सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल गाइस, कि पढ़ने पर जब वापस आओ ना तो आपको लगे हाँ यार राठी जी मजा आ रहा है पढ़ने में. किसी दोस्त के साथ शेयर करो, कह रहे हैं अरे भाई ये क्या बनाया तूने इतना खूबसूरत. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. और कोई चीज अगर खूबसूरत होती है तो अपन उससे नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं गाइस. तो आई वुड वांट टू मेक श्योर कि यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स इन सच अ फैशन कि जब आप खुद से रिवाइज करने बैठो तो लगे अरे यार मजा ही आ गया. सर 50,000 गिफ्ट से ज्यादा पर IOS में भी टैक्स लगेगा और GST भी. जी हाँ, बिल्कुल सही रोहित भाई. अब एक जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना दोस्तों, एक अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में. उसमें एक चीज और मैं कह देता हूं एडिशन, कि ये जो होलसेलर है, यहां पर अपना ये होलसेलर वाला पॉइंट आया था. ये जो होलसेलर है जिसमें अपन लोगों ने डिसाइड किया था कि होलसेलर 5 रुपए जाके टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट, करेक्ट. ये तो अपन ने GST की बात करी थी. क्या कोई मेरे को बता सकता है कि होलसेलर की इस सिनेरियो में इनकम कितनी हुई इस ट्रांजैक्शन में? मैं मान रहा हूं अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन ही हैज नो अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस. अगर इस ट्रांजैक्शन में इनकम की बात करें तो इनकम कितनी हुई? 50 रुपए, 50 रुपीज. सर 50 रुपए कैसे इनकम हुई? देखो ना, उसने सेल किया. अपन नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग कर रहा हूं गाइस. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, 100 रुपए की इनकम हुई. रोहित भाई बिल्कुल गलत. तो 150 रुपीज की होलसेलर ने बेचा था, 150 रुपीज का बाय सेल्स करके ऐसे ही लिखते हो ना यार. और परचेजेस आप डेबिट में लिखते हो, 2 परचेजेस 100 रुपीज. 10 रुपए का जो आपने टैक्स पे किया था वो आपका खर्चा नहीं था, वो इट वॉज मोर लाइक एन एसेट.
क्योंकि ये जो 10 रुपए का आपने टैक्स पे किया, आज आपने टैक्स पे कर दिया, इस 10 रुपए का आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जब आप आगे से टैक्स कलेक्ट किया 15 रुपए, तो 15 में से 10 रुपए, 15 में से 10 रुपए निकाल के आपने वापस अपनी जेब में डाल लिए थे। तो जो 10 रुपए का बर्डन आया था वो आपने शिफ्ट कर दिया था टू द रिटेलर, करेक्ट। एंड 5 रुपीज इज व्हाट यू पेड टू द गवर्नमेंट, आपने 5 रुपए जाके सरकार को पे किए। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर 5 रुपए का तो खर्चा हुआ ना? नहीं हुआ, क्योंकि 5 रुपए आपने अपनी जेब से थोड़े ना दिए भाई। आप लॉजिकली सोचो, ये जो 5 रुपए आपने जाके सरकार को पे करे, क्या आपने अपनी जेब से पे करे, या ये तो वो 15 रुपए मिले थे जो रिटेलर ने हमें दिए? तो रिटेलर ने अपनी जेब से जो हमें 15 रुपए दिए, उसमें से 10 रुपए हमने अपने वाले रख लिए जो हम सरकार को दे चुके थे थ्रू मैन्युफैक्चरर, और 5 रुपए जाके हमने सरकार को पे करा है। तो यहां पर जो आपका प्रॉफिट निकला, टू प्रॉफिट गाइस, वो 50 रुपए का आपका प्रॉफिट निकला। और ये 50 रुपए पर, ध्यान से देखिएगा, इस 50 रुपए पर टैक्स को इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स कहते हैं। समझ में आया गाइस? आपने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन में कमाई हुई, ये 50 रुपए की जो आपकी इनकम हुई, ये आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। भैया आप सामान खरीद के सामान बेचते हो, ये आपका बिजनेस है। सामान खरीदा 100 रुपए का, 150 रुपए का बेचा, 50 रुपए की कमाई हुई, 50 रुपए पर जो टैक्स दिया वो इनकम टैक्स होगा। तो आप ये नहीं बोल सकते और रॉटी जी इसमें तो जीएसटी भी लगा। अरे मेरे लाले, जो जीएसटी लगा वो कोई आपने अपने उससे थोड़े ना दिया है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहे, हम ऐसे मिलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टुमारो सेम टाइम वी गोना मीट एट 2:30 PM। ओके गाइस, क्योंकि अभी जीएसटी का बैच चल रहा है तो मैं मॉर्निंग में जीएसटी ले रहा हूं। जिस दिन जीएसटी मॉर्निंग में नहीं होगा, हो सकता है इनकम टैक्स ले लो, वी कैन स्विच, बट अभी कंसिस्टेंटली वील कीप इट एट 2:30 PM। ऑलराइट गाइस, चलो जी, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।